हेलो बच्चों, अब हम भारतीय शासन व्यवस्था के एकात्मक लक्षणों में नवें लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि भारत की शासन व्यवस्था एकात्मक है। तो नवा पॉइंट है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय प्रणाली से पृथक है। यानी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली अलग है और केंद्र की न्याय प्रणाली अलग है, परंतु भारत में प्रत्येक न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करता है। अर्थात हमारे यहाँ पर सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में ही प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय और उनके जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। तो राज्यों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यों के छोटे न्यायालय के अधीन होते हैं। इन छोटे न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई केस जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, तो उसके खिलाफ अपील हम कहाँ करेंगे? उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हम कहाँ करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। तो अतः एकल संगठित उच्च न्यायालय प्रणाली संघात्मक राज्य का नहीं बल्कि एकात्मक राज्य का लक्षण माना जाता है। तो अगला पॉइंट है 10वां, राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि 1963 में संविधान के 16वें संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि संघ से पृथक होने के पक्ष पोषण को वाक स्वातंत्र्य संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। कहने मतलब कोई भी राज्य अपनी इच्छा से देश से अलग नहीं हो सकता। 11वां पॉइंट है सीमाओं में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं। तो अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्यों की सहमति के बिना भी राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, यानी नए राज्य बना सकती है, अथवा उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, यानी एक राज्य की सीमा को बढ़ाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। उसके लिए राज्यों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विधान की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार साधारण बहुमत से किया जा सकता है। अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके लिए संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो अनुच्छेद 7 में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें कहा गया है कि संसद को प्रभावित राज्य के विधानमंडल की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। केवल संसद को सिफारिश करने के प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वे प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार ज्ञात कर लें। यह बाध्यता भी पूर्णतः आज्ञापरक नहीं है। कहने मतलब उसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस राज्य से एक तरह से विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन राज्य जो भी एक तरह से सलाह दे उसको वो माने या न माने वो उनके ऊपर निर्भर करता है। प्रभावित राज्य द्वारा अपने विचार अभिव्यक्त करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है कि भाई इतने समय में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार भारत संघ में राज्य उस प्रकार अविनाशी नहीं है जिस प्रकार अमेरिका में है। लोक सेवाओं का विभाजन नहीं। तो अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के अपने अपने प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जो उनकी स्वयं की विधियों एवं कृत्यों का प्रशासन करते हैं, किंतु भारत में लोक सेवकों के मध्य इस प्रकार का विभाजन नहीं है। अधिकांश लोक सेवकों का नियोजन राज्यों द्वारा किया जाता है, किंतु वे अपने अपने राज्यों पर लागू होने वाली संघ एवं राज्य दोनों द्वारा निर्मित विधियों के प्रशासन करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किए गए? अनुच्छेद 312 में।
किंतु ये सेवाएं संघ एवं राज्य दोनों के लिए सामान्य है। संघ द्वारा नियुक्त प्रशासनिक सेवा के सदस्य या तो संघ के किसी विभाग जैसे गृह अथवा प्रतिरक्षा के अधीन नियोजित किए जा सकते हैं, अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन लोक सेवकों की सेवाएं अंतरणीय होती हैं। संघ के अधीन नियोजित किए जाने पर भी वे प्रश्नगत विषय पर लागू होने वाली संघ एवं राज्य दोनों द्वारा निर्मित विधियों का प्रशासन करते हैं। राज्यों के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवा के सदस्य को केवल संघीय सरकार द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ आनुषंगिक कार्यवाही शुरू करने हेतु सक्षम। तो ये आपके 12 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था में एकात्मक लक्षण नज़र आते हैं। तो भारतीय संघवाद की प्रवृत्तियाँ, यानी इन सभी के बाद कि हम कैसे कह सकते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था ही है। तो भारतीय संघवाद संविधानवाद केसी वीयर के शब्दों में अर्ध संघीय है। तो केसी वीयर ने भारतीय संघवाद को कैसा संघवाद कहा है? अर्ध संघीय, यानी इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों के लक्षण हैं। तो भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय किसने कहा है? केसी वीयर ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है। तो जैसे आपके ध्यान रखना कि भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय किसने कहा है? केसी वीयर ने। और सहयोगी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। और स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया। मॉरिस जोन्स ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। तो भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद किसने कहा है? मॉरिस जोन्स ने। परंतु यह सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विधायी, कार्यकारी और न्यायिक आपातकालीन सभी क्षेत्रों में अंतिम व निर्णायक भूमिका केंद्र की रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं आपातकालीन उपबंध, जैसे आपातकालीन 3 उपबंध हैं, धारा 352, 356 और 360। वित्त आयोग इत्यादि संस्थागत रूप से केंद्रीकरण के माध्यम रहे हैं। इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व और भागीदारी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जिसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाओं से संघवादी स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। तो ये आपकी बुक की जो खंड ब की पहली इकाई है, जिसके अंतर्गत आपके 3 चैप्टर थे, वो तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। कल से हम आपकी खंड ब दूसरी इकाई के पार्ट फर्स्ट के बारे में पढ़ना आरंभ करेंगे।